जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं बेटा आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी चल रही होगी ठीक ठाक। तो बेटा आज इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। और क्लास 12 में बेटा आप एक चैप्टर पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक। तो उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके यहाँ एक टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करने में बहुत आसान टॉपिक है बट वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। आसान टॉपिक है बट कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को हम लोग थोड़ा इजी वे में समझने का प्रयत्न करते हैं आज की क्लास में। और आप देखिएगा, समझिएगा बात को। कहीं अगर आपको कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन का रिप्लाई हम आपको करेंगे, है ना बेटा। तो आओ देखते हैं हम लोग क्या फर्टिलाइजेशन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब आप क्या समझते हो? फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बस ये कह देते हो कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, या आप ये बात करते हो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इतना, सिर्फ इतना ही नहीं होता इसमें, और भी कई चीज़ें हैं और भी कई मल्टी स्टेप का प्रोसेस है ये। तो डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो गैमेट्स की आवश्यकता होगी, दो अपोजिट गैमेट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक होगा मेल गैमेट और दूसरा कौन सा होगा बेटा, फीमेल गैमेट। तो अब किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले अगर डिफाइन करें, फर्टिलाइजेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो हम लोग इसका डेफिनेशन से ही शुरुआत, द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ sperm and ovum, the process of union of sperm and ovum, the process of union of sperm and ovum या male and female gamete and fusion of pronuclei of sperm and ovum, fusion of pronuclei of sperm and ovum, thus zygote formation takes place known as fertilization, known as fertilization। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, यूनियन होगा। फिर इसके बाद जो स्पर्म और ओवम है, इनकी जो प्रोन्यूक्लियाई है या प्रोन्यूक्लियस है, हम लोग बेटा देखो न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रोन्यूक्लियस होता क्या है। प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम, thus zygote formation takes place, this process is known as the fertilization। इतनी बात आई समझ में? अच्छा ठीक है। तो अब फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इन एम्पुला रीजन, इन एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने में टाइम कितना लगता है, ये लगभग 24 आवर का टाइम पीरियड लगता है कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने में, है ना। फर्टिलाइजेशन जैसे आप देखते नहीं कि कोई एनिमेशन वीडियो आप देख रहे होगे कि वहाँ पे सट से स्पर्म जो है पहुँचे, धड़ा धड़ा पहुँच गए कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में बन गया जाइगोट। तो इतना आसान नहीं होता बेटा। तो कितना, लगभग 24 आवर का टाइम होता है फर्टिलाइजेशन होने में, ठीक है ना। और सिर्फ जो आप ये कहते थे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये बेटा सिनगैमी होता है।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमिट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट क्या होता है? सिनगैमी होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसके प्रोसेसेस क्या क्या होंगे। फर्टिलाइजेशन भी मल्टी प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, या अगर हम लोग इसमें स्टेप्स देखें तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन होने में पहला स्टेप होगा वो होगा सिनगैमी। क्या होगा? सिनगैमी होगा। सिनगैमी होने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी होने के बाद फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के होने के बाद फिर क्या होगा बेटा? एम्फीमिक्सिस होगा। ये है बेटा एम्फीमिक्सिस। आप प्लांट के केस में, प्लांट रिप्रोडक्शन में एक वर्ड पढ़े हो एपोमिक्सिस, याद आ रहा है कुछ? आप बताना हमको एपोमिक्सिस क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना एपोमिक्सिस क्या है। तो फर्टिलाइजेशन इन सारे स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कौन कौन सा? सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। अब देखो यहाँ पे सिनगैमी में क्या होगा? सिनगैमी में होगा यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एग एंड स्पर्म सेल। जो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं, उन गैमेट्स के जो साइटोप्लाज्म है, जब वो फ्यूज करेगा तब इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? प्लाज्मोगैमी देंगे। इसी तरीके से क्या होगा? कैरियोगैमी में इसका जो है हम लोगों का मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई। कहने का मतलब स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई और ओवम का प्रोन्यूक्लियाई, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तब इसको हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी। एम्फीमिक्सिस में क्या होगा? एम्फीमिक्सिस में ये होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। बात बताओ, ये जो सेल्स हैं, स्पर्म सेल है और ओवम सेल है या एग सेल है, इनके पास अपना खुद का क्रोमोसोम भी तो है। तो क्रोमोसोम भी क्या होगा? इंटरमिंगलिंग होगा, यानी कि क्रोमोसोम्स भी आपस में मिलेंगे, तभी तो कैरेक्टर जो होंगे, तभी तो पेरेंटल कैरेक्टर उनके अगले जनरेशन में जाएंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्रोमोसोम्स भी आपस में, उनके कैरेक्टर्स भी क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्फीमिक्सिस कहेंगे। और जब प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम, जब उसका फ्यूजन होगा तो कहा जाएगा कैरियोगैमी। और फिर क्या होगा? जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मोगैमी। और जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों का यूनियन होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, तब इसको कहा जाएगा सिनगैमी कहा जाएगा। इतनी बात आई समझ में? बोलो। ठीक है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के पहले भी कुछ और इवेंट्स होंगे। इन इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इवेंट्स कौन कौन से होंगे, और इन इवेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है, तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? आप ये बात देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, डायग्राम आप बनाए हो, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिम्बरी वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे इस तरीके से कौन लगा हुआ है? ओवरी लगी हुई है ना, और इधर कौन है? ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम नाम दिया गया है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी। ध्यान देना, यहाँ पे गलती ये करते हैं बच्चे
कि ओवरी से डायरेक्ट ओवम को रिलीज करते हैं। आप याद करो oogenesis में हम लोग ये बात पढ़े थे कि ओवरी से कौन रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, न कि ओवम रिलीज होगा। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे जो है ये रिलीज हुआ, यहाँ पे अब इस ऑस्टियम के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, इस एम्पुला वाले रीजन में पहुँचेगा, ठीक। और वो तो चलो ठीक है, उधर से वो हुआ रिलीज हुआ, और यहाँ से क्या होगा, ये वाला कौन सा रीजन है, वेजाइनल रीजन। वेजाइनल रीजन के बाद कौन है, सर्विक्स रीजन है, ठीक है। तो इस सर्विक्स में आपको यूट्रस में कौन पहुंचा, स्पर्म पहुंचे। तो पहला यहाँ पे स्टेप क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है यहाँ पे पहुंचे कहाँ पे, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर या सर्विक्स में, क्लोज टू, आप ऐसे कह सकते हो क्लोज टू द यूट्रस। वहाँ पे जब कॉपुलेशन प्रोसेस हुआ तो फीमेल जो है वो अपने गैमेट को डिस्चार्ज किया किस में, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर जब ये गैमेट पहुँच गए और उसके बाद यहाँ से जो था अगले स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte ट्रांसपोर्ट करेगी, कहां पे करेगी, टू एम्पुला। कहां पे, एम्पुला में पहुंची है ये, ठीक है। सेकेंडरी oocyte पहुंची, और क्या होगा, और फिर इसके बाद ये जो स्पर्म है, स्पर्म भी तो पहुंचेगा एम्पुला वाले रीजन में। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला में पहुंचा, एम्पुला में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, इसका होगा कैपेसिटेशन होने के बाद क्या होगा, फिर होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद बेटा अब क्या होगा, अब जाके कंप्लीट होगा, अब कंप्लीट नहीं, अब शुरू होगा फर्टिलाइजेशन। कौन शुरू होगा, फर्टिलाइजेशन। अब इन स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। देखो स्पर्म जो है यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte टू एम्पुला। ये बात आपको पता है कि यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये इस तरीके से है स्ट्रक्चर ना, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग इन्फेंटिकुलम कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फिम्बरी कहते हैं। और ये सबसे इसका वाइडल वाला पार्ट है, उसको क्या नाम दिए हैं, एम्पुला नाम दिए हैं। तो ये बात आपको पता है कि यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। और कैसी, सिलिएटेड। तो यहाँ पे तो ये वाला कौन है, ये सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पे ये मूव करते करते इसी सिलियरी मूवमेंट के चलते पहुँच गई कहाँ पे, एम्पुला वाले रीजन में। इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मूवमेंट कर रहे हैं, सिलियरी मूवमेंट हो रहा है। तो ये बताइए समझ में कि सेकेंडरी oocyte एम्पुला के पास कैसे पहुंची, सिलियरी मूवमेंट करके पहुंची है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अब क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू एम्पुला। स्पर्म कहाँ है, यूट्रस के अंदर। आपको ये बात पता है कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसका जो मिडिल पीस होता है, आप याद करो, इसके मिडिल पीस में यहाँ पे ये तो हेड वाला रीजन हो गया ना, ये नेक वाला रीजन है, तो ये हो गया इसका मिडिल पीस। और यहाँ से क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर भी चलो देख लो, भी आगे काम आएगा। ये है एक्रोसोम वाला पोर्शन। अब यहाँ पे इसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा और इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो बट ये जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, शुरुआत में स्पर्म खुद से मूव नहीं करेगा। इनिशियली
स्पर्म खुद से मूव नहीं करेगा। इनिशियली यहाँ पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके चलते वो आगे मूव करेगा। कई तो डिजनरेट हो जाएंगे और कुछ जो बचेगा वो आगे मूव करेगा अपने रिस्पेक्टिव साइड में। रिस्पेक्टिव साइड मतलब कि कुछ लेफ्ट में जाएगा, कुछ राइट में जाएगा। जिधर उसको सेकेंडरी साइट मिलेगी वहां पे वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, है ना। और फ्यूज करने के लिए फर्टिलाइजेशन वहां पे प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो कैसे होगा, तो अब यहाँ पे देखो स्पर्म यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ेगा। अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू एम्पुला, जो स्पर्म एम्पुला के पास जा रहा है, जैसा आप मूवीज में देखते हो या जैसे आप एनिमेशन वीडियो में देखते हो, या जैसे आपको बता दिया जाता है कि यहाँ से स्पर्म है, स्पर्म आगे पहुँच जाएगा, तुरंत हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। नहीं, स्पर्म यहाँ पे जो स्विम करता है, ये बात आप मेंशन कर सकते हो कि स्पर्म स्विम अप्रॉक्सीमेटली कितना 1.5 से 3 mm पर मिनट। कितना ट्रेवल करेगा, 1 मिनट में 1.5 से 3 मिलीमीटर। आप सोचो बेटा, 1 सेंटीमीटर में भी 10 मिलीमीटर होता है, तो सोचो कितना धीरे धीरे स्पर्म पहुंचता है। ठीक है, स्पर्म को यहाँ पहुंचने में भी काफी समय लग जाएंगे। ठीक, अब जब यहाँ पे पहुंच गया वो, तो अब इसके बाद क्या होगा, जब एम्पुला में स्पर्म पहुंच जाएगा, तो एम्पुला में पहुंचने के बाद इसका होगा क्या, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, इस बात को आप हम लोग देखें, इसको इरेज कर देते हैं ना। देखो कैपेसिटेशन में ये होगा कि जो एक्रोसोम है, ये इस तरीके से हम लोग स्पर्म बनाए थे, तो ये जो इसका एक्रोसोम वाला पोर्शन है, एक्रोसोम में कुछ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुए होते हैं। ठीक, कुछ यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट हुए होते हैं, या और भी रीजन में डिपॉजिट हुए होते हैं, बट स्पेशली कहाँ पे, एक्रोसोम वाले रीजन में। तो होगा ये कि जब ये जेनाइटल ट्रैक्ट में इंटर करेगा, तो जेनाइटल ट्रैक्ट से कुछ क्या निकलेगा, सिक्रीशंस इसके आएंगे। क्या आएंगे, सिक्रीशंस आएंगे, और ये सिक्रीशंस क्या करेंगे, रिमूव द डिपॉजिटेड सब्सटेंस फ्रॉम स्पर्म, स्पेशली कहाँ का, एक्रोसोम का, स्पेशली एक्रोसोम का। कहने का मतलब ये कि जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचेगा, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कुछ सिक्रीशंस जो है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेगी। और वो सिक्रीशन क्या करेंगे, ये जो एक्रोसोम के ऊपर कोटिंग है, इस कोटिंग को क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे। और जब ये रिमूव कर देंगे, तो रिमूव होने से फायदा क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक्टिवेट होने के बाद अगला इसका स्टेप कौन सा होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। इतना नोट कर लो, फिर बताएं एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, लिख लो इतना। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। एक्रोसोमल रिएक्शन में ये होता है कि जो स्पर्म का एक्रोसोम है, स्पर्म का एक्रोसोम वाला पोर्शन है, यानी कि जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। कौन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम अब यहाँ से बाहर आते हैं, एक्रोसोम हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे, अब ये एंजाइम आगे हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, ये जो एंजाइम्स हैं, आप पढ़े होंगे, जो सेकेंडरी साइड की वॉल होती है, कौन कौन सी वॉल है, सबसे आउटर है कोरोना रेडिएटर, उसके बाद है जोना पेलुसिडा, उसके बाद है पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद कौन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम्स यूज होंगे, और इसी को कहा जाएगा एक्रोसोमल रिएक्शन। इतनी बात आई समझ में, बोलो। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद अब क्या होगा, अब होगा एक्चुअल का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है
इस बात को हम लोग समझते हैं अब। ठीक है, इतना आप नोट कर लो।